ओम जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अभी आपने देखा होगा कि कुछ षड्यंत्र लगातार स्वदेशी कंपनियों के खिलाफ, भारतीय संस्कृति के खिलाफ लगातार चल रहे हैं। और ऐसे षड्यंत्र करने वाले भी कभी भारतीय संत के, एक आचार्य के, एक साधु के वेश में आकर कभी आरोप लगाते हैं। ऐसे लोग जिनका कोई आधार नहीं है, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसे लोग भारतीय संस्कृति के ऊपर, स्वदेशी के ऊपर, राष्ट्रवादी व्यक्तियों के ऊपर आरोप लगाते हैं। अभी लुधियाना के एक व्यक्ति जिसने संत जैसे कपड़े पहने हुए हैं, जो देखने में, वाणी से, व्यवहार से, विचार से कहीं नजर नहीं आते, वो अपने आप को जो शून्य प्रभु कहते हैं, जिनकी यदि हम बात करें तो फेसबुक के ऊपर उनको फॉलो करने वाले बहुत कम लोग हैं, उनको कोई जानता नहीं है, कोई पहचान नहीं, सस्ती लोकप्रियता के भूखे हैं। यूट्यूब के ऊपर केवल उन 195 लोग उनको फॉलो करते हैं यूट्यूब के ऊपर। वो ये सोचकर कि YouTube के ऊपर मैं कोई सनसनाता हुआ वीडियो बनाऊंगा, किसी के ऊपर आरोप लगाऊंगा, यदि मैं सूर्य को दीपक दिखाने की कोशिश करूंगा, आरोप लगाऊंगा, तो मैं थोड़ा सा पॉपुलर हो जाऊंगा। तो ऐसे शून्य प्रभु जो खुद अपने नाम के आगे प्रभु लगाते हैं, वो बरगलाने का काम करते हैं, षड्यंत्र करने का काम करते हैं। उनके पीछे कौन है ये तो जांच का विषय है। उन्होंने अपने वीडियो में 2-3 चीजें उठाई हैं। 2 मिनट। आज मैं आपको रामदेव जी के घी की असलियत बताने जा रहा हूं, और ये मेरा 40 गायों पे, देसी गायों पर 3 साल तक के प्रयोग का नतीजा है, ना कि इंटरनेट से कोई उधार नॉलेज। देसी गाय का घी बनाने के लिए, क्योंकि देसी गाय का एवरेज फैट 3.5 से 4% आता है, अगर मैं 4% फैट भी मानूं तो 25 लीटर दूध लगता है देसी गाय का 1 लीटर घी बनाने के लिए। अगर 40 रुपये लीटर भी आप मानिए दूध की कीमत, तो 1000 रुपये का तो सिर्फ दूध लगा। उन्होंने जो वीडियो बनाया है, जो व्हाट्सएप के ऊपर शेयर हो रहा है, पतंजलि के देसी घी को लेकर आपके पास भी वो वीडियो पहुंचा होगा। तो उस वीडियो में वो 2-3 आरोप लगाते हैं। पहला आरोप तो ये कि पतंजलि योगपीठ द्वारा 550 रुपए, 600 रुपए में 1 लीटर घी कैसे उपलब्ध करवाया जा सकता है। दूसरा, फिर वो अपने आरोप को पुष्ट करने के लिए कहते हैं कि गाय के दूध में, देसी गाय के दूध में 3.5 से 4% फैट होती है। अगर 40 रुपए किलो का प्रति लीटर के दूध का मूल्य लगाया जाए तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से वो कहते हैं कि 25 लीटर दूध की आवश्यकता पड़ेगी, और ये 1000 रुपए प्रति लीटर पड़ेगा। फिर वो आगे कहते हैं कि 1000 रुपए अगर इसकी कॉस्टिंग आती है तो 550 रुपए में कैसे मिल सकता है। तो ये आरोप वो लगा रहे हैं। इन आरोपों को यदि हम इनका विश्लेषण करें, इनको जस्टिफाई करें, इनका अगर हम निष्पक्ष मूल्यांकन करें, तो ये पाते हैं कि उन्होंने एक दूसरा आरोप ही क्या लगाया, कि दूसरा आरोप लगाया कि बाहर से, दूसरे देशों से बटर मिल्क का आयात किया जाता है टनों में, अरबों में, और वो बटर मिल्क का आयात करके उस बटर मिल्क से गाय का घी बनाया जाता है। अब इनके इन दोनों आरोपों को हम जरा डीएनए टेस्ट करते हैं, इनका पोस्टमार्टम करते हैं। आज तीसरा इनका आरोप है कि देसी गाय का घी है या गाय का शुद्ध देसी घी है, इसके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है। ये 3 आरोप उन्होंने विशेष रूप से लगाए हैं। तो देखिए, अभी इनका खुद का कोई आधार नहीं है, इनको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। इसके साथ साथ ये कभी ज्योतिषी बन जाते हैं, कभी मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, कभी कुछ और बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो इनके खुद की व्यक्तित्व की, पर्सनैलिटी की हम बात करें तो खुद इनका व्यक्तित्व भी इतना पारदर्शी या कोई ऐसा फॉलो करने वाला नहीं है। दूसरा, हम बात करें आज इनकी, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि गाय के दूध में 3.5 से 4% फैट होता है, और ये दावा करते हैं कि इनका ज्ञान इंटरनेट का ज्ञान नहीं है, इन्होंने गाय के ऊपर शोध किया है, इन्होंने गौशाला चलाई है। तो इनको जानकारी होनी चाहिए कि गाय के दूध में, यदि हम देसी गाय के दूध की बात करें तो 4.5 से 5% उसके अंदर फैट होती है। अगर हम जर्सी, होलेस्टियन फ्रीजन की भी बात करें तो उसके अंदर भी 3.5 से 4% होती है। तो सबसे पहले तो इनके अज्ञान का परिचय इनके पहली बात से ही मिल जाता है कि देसी गाय के दूध में फैट कंटेंट कितना होता है। दूसरा, हम यदि बात करें कि गाय का दूध का मूल्य, इन्होंने बताया कि 40 रुपए लीटर है कम से कम। तो आज एक नहीं, पूरे देश में लगभग 19 प्रांतों में अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है, जो किसानों से मिल्क कलेक्शन करते हैं। मिल्क कलेक्शन करने के बाद अलग अलग फूड किसान समूह बने हुए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है अमूल जैसी, और अमूल के साथ साथ कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से लेकर हिमाचल प्रदेश की, हरियाणा की, बिहार की, मध्य प्रदेश की, इन 16 से लेकर 19 राज्यों की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है, मिल्क फेडरेशन बनी हुई है, डेयरी फेडरेशन बनी हुई है। उन सब के अंदर व्यवस्थित तौर पर, उन कोऑपरेटिव के अंदर स्टेट गवर्नमेंट की ओर से एक आईएएस अधिकारी वहां पर नियुक्त होता है, और वो वहां पर संचालित होती है। वो किसानों से मिल्क का कलेक्शन करती हैं।
वो जब किसानों से मिल्क का कलेक्शन करती हैं तो किसानों को मूल्य मिलता है 22 रुपए लीटर का, 24 रुपए लीटर का, 26 रुपए लीटर का। ये सर्दी और गर्मी में वेरी करता रहता है। तो किसान के घर से जब बल्क में मिल्क कलेक्शन किया जाता है तो उसका रेट 40 रुपए लीटर नहीं है। आज भी पतंजलि बीकानेर से, सीकर से, बहुत से राजस्थान के हिस्सों से और महाराष्ट्र के हिस्सों से देसी गाय का दूध कलेक्ट करती है और उस दूध को 45 रुपए लीटर में पैक करने के बाद, चिलिंग करने के बाद, सारी प्रोसेसिंग करने के बाद उपलब्ध करवाती है और किसानों से 24 रुपए, 36 रुपए, 28 रुपए, 30 रुपए तक खरीदती है, अलग अलग दूध के अलग अलग फैट कंटेंट के हिसाब से। तो गाय के दूध का मूल्य वो नहीं है जो आप बताते हैं। दूसरा, आपने बड़ी सफाई से ये गायब कर दिया। आपने कहा कि 40 रुपए लीटर दूध है, 4% फैट है, तो ये 25 लीटर दूध की आवश्यकता पड़ेगी, 1000 रुपए में होगा। तो आपको ये बुद्धि होनी चाहिए कि जब बड़े बड़े मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में, डेयरी उद्योग में गाय के दूध से या किसी भी दूध से यदि बटर निकाल लिया जाता है, क्रीम निकाल ली जाती है, फैट निकाल ली जाती है, तो फैट निकालने के बाद अगर उसके अंदर एक छोटी मात्रा में फैट निकाली जाती है तो उसको टोन्ड दूध बोलते हैं। उसके अंदर और ज्यादा मात्रा में फैट निकाली जाती है तो उसको डबल टोन्ड दूध भी बोलते हैं। और उसके अंदर से सारी फैट निकाल दी जाती है तो उसको स्किम्ड मिल्क बोलते हैं। उस स्किम्ड मिल्क की, टोन्ड दूध की, डबल टोन्ड दूध की भी एक कीमत होती है जो फैट को निकालने के बाद होती है। दूसरी, आपकी जानकारी के लिए, 40 रुपए लीटर आपने दूध लिया, 40 रुपए लीटर के उस दूध में, आपके शब्दों में ही मैं बात करूं तो उस दूध में फैट निकालने के बाद, क्रीम निकालने के बाद, उसका बटर निकालने के बाद जो बचता है स्किम्ड मिल्क, उसका अगर पाउडर बनाया जाए तो आपको जानकारी शायद नहीं होगी, मैं अपने श्रोताओं को जानकारी देना चाहता हूं कि देखिए, दूध को एक तरीके से संपूर्ण आहार कहा जाता है। विटामिन सी और एकाध विटामिन को छोड़कर बाकी सब, आयरन और विटामिन सी को छोड़कर, आयरन और विटामिन सी को छोड़कर शेष सारे तत्व, लगभग सारे तत्व दूध में पाए जाते हैं। दूध को लगभग अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट फूड कहा जाता है। तो इस दूध के अंदर केवल फैट नहीं होता, दूध के फैट के साथ साथ दूध के अंदर एसएनएफ होता है, फैट, सॉलिड बट नॉट फैट। इसके साथ साथ प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, मिनरल्स होते हैं, अलग अलग विटामिन होते हैं। तो ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं, इनकी एक वैल्यू है। दूध के अंदर से आपने क्रीम निकाल ली, तो क्रीम निकालने के बाद उस दूध से आप यदि उसके एसएनएफ से, उसके सॉलिड से मिल्क पाउडर बनाएंगे, जो स्किम्ड मिल्क पाउडर के नाम से आप यदि खरीदते हैं, तो बाजार में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि बाजार में उस स्किम्ड मिल्क पाउडर की कीमत 350 से 400 रुपए प्रति किलो है। एक गाय के दूध में, गाय के 1 लीटर दूध में 8.5 से 9% स्किम, सॉलिड बट नॉट फैट होती है, एसएनएफ होता है। उसको यदि प्रोसेस करके निकाला जाए तो 90 ग्राम स्किम्ड मिल्क पाउडर निकलता है। उसकी कीमत आप कैलकुलेट करेंगे तो उसकी कीमत भी 30-35 रुपए से लेकर 40 रुपए तक बैठती है। इसके अलावा यदि आप इस बचे हुए दूध से लस्सी बना लें तो इस लस्सी से, इस मिल्क से, फैट निकाले हुए मिल्क से लस्सी बनाई जाए तो 1.5 लीटर लस्सी बन सकती है। और आज यदि हम छाछ की बात करें, लस्सी की बात करें, तो उसका मूल्य है लगभग 25 रुपए लीटर। दूसरी बात हम करें, इससे आप दही बना लें तो इससे जो बचे हुए दूध से जो दही बनेगी, 950 ग्राम जो दूध बचा फैट को निकालने के बाद 5%, तो उससे जो दही बनेगी, उस दही को भी बाजार में आज यदि देखा जाए तो 200 ग्राम की दही 10 रुपए की मिलती है। ये एमआरपी की मैंने बात की है, इसको और कम कर लेंगे तो आप इसका मुनाफा और इसका डिस्ट्रीब्यूशन का और इसके एक्सपेंसेस आप निकाल देंगे तो भी इसकी एक कीमत बनती है। तो आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से ही यदि आप 26 रुपए 28 रुपए का दूध पकड़ेंगे, 5% उसकी फैट पकड़ेंगे, उसके बचे हुए से फ्लेवर्ड मिल्क बनाएंगे, डबल टोन्ड मिल्क बनाएंगे, स्किम्ड मिल्क बनाएंगे, मिल्क पाउडर बनाएंगे, छाछ बनाएंगे, उसका दही बनाएंगे, तो वो कॉस्टिंग आप कैलकुलेट करेंगे तो वो कॉस्टिंग इतनी ही पड़ती है जिसमें पतंजलि ने उपलब्ध करवाया। अब आपका अगला सवाल था कि पतंजलि ये जो दूध आता कहां से है इतना, तो आज भी मैं आपको बताऊं पूरे देश में लगभग 16 राज्यों में 19 से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम कर रही हैं। ये जो 19 से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मैं इसमें आपको कुछ नाम बताता हूं। अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इस प्रकार जैसे अमूल की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ऐसे ही महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मध्य प्रदेश की है, बिहार की है, झारखंड की है, छत्तीसगढ़ की है, उत्तर प्रदेश की है, हिमाचल की है, पंजाब की है, दिल्ली की है। ये सारी जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये लाखों लीटर दूध, इनका किसानों का एक बड़ा नेटवर्क है और ये लाखों लीटर दूध रोज कलेक्शन करती हैं।
कितना कलेक्शन करती हैं आप अंदाजा लगा लीजिए। ये सोसाइटी में मैं अगर एक गुजरात की सोसाइटी की बात कर रहा हूं तो 25 से लेकर 30 लाख लीटर, सर्दियों में 30 लाख लीटर और गर्मियों में 25 लाख लीटर वो कलेक्ट करती है। ऐसे ही अगर मैं छोटे से राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश की भी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी 1 लाख लीटर प्रतिदिन कलेक्ट करती है। मैं और छोटे से राज्य की बात करूं जहां के लोग दूध कम पीते हैं, जहां पर बहुत बड़े बड़े दुधारू पशु नहीं है, छत्तीसगढ़ की बात करूं तो वहां भी 94,000 लीटर प्रतिदिन मिल्क का कलेक्शन होता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए मध्य प्रदेश में कितना होगा, बिहार में कितना होगा, झारखंड में कितना होगा, उत्तर प्रदेश में कितना होगा, और हरियाणा और पंजाब जहां पर दूध दही की नदियां बहती हैं वहां पर कितना प्रोडक्शन होता होगा। तो दूध की कोई कमी नहीं है। मिल्क की सोसाइटी बनी हुई है, वो किसानों से कलेक्ट करती है, वहीं पर उनकी फैट की जांच करती हैं, उसको फिर फीड करते हैं, फिर चिलिंग प्लांट में उसकी टेस्टिंग होती है। तो शुद्ध दूध आज दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का स्थान ऊपर वाले कुछ देशों में आता है। तो दूध की कोई कमी नहीं है। मैं आपको कुछ ब्रांड बताऊंगा। ये जितनी भी मिल्क सोसाइटी हैं जो अलग अलग राज्यों की बनी हुई है, ये सारी मिल्क सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनकी एक नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी फेडरेशन बनी हुई है जो सरकार संचालित करती है। और इन कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो स्टेट लेवल की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसमें इनके संचालन करने का, इनकी देखरेख करने का काम एक किस राज्य सरकार द्वारा लगाया गया कोई एक अधिकारी, आईएएस ऑफिसर स्तर का अधिकारी वहां की उनकी देखरेख करने का, उनके संचालन करने का काम करना। कर्नाटक में कर्नाटक मिल्क फेडरेशन है, राजस्थान में, हरियाणा में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, सब में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है। मैं कुछ ब्रांड के नाम आपको बताता हूं। ये सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के ब्रांड है। पराग, वर्क, वीटा, आंचल, हिमाचल प्रदेश का सरस, सांची, देवभोग, महानंद, गोकुल, आविन, नंदिनी, जलगांव डेयरी, ये सारी अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी के ब्रांड हैं जो दूध भी बनाते हैं, जो मावा बनाते हैं, जो पनीर बनाते हैं, जो स्किम्ड मिल्क पाउडर बनाते हैं, जो दही बनाते हैं, छाछ बनाते हैं, जो फ्लेवर्ड मिल्क बताते हैं। और एक बात मैं भूल गया था, मैं आपके सामने दोबारा रखूं, जो दूध के अंदर से आपने फैट निकाल ली घी बनाने के लिए, फैट निकालने के बाद, क्रीम निकालने के बाद भी जो दूध बचता है, उस दूध का पनीर भी बना सकते हैं, जिसका मूल्य कम से कम 150 से लेकर 200 रुपए किलो होता है। अब आपके सवालों के इन उत्तरों के बाद आपको स्पष्ट हो गया होगा कि दूध का मूल्य 1000 रुपए किलो नहीं पड़ता, दूध का मूल्य उससे कम पड़ता है, 500 रुपए लीटर पड़ता है, यदि आप इसका मास प्रोडक्शन करते हैं, इसका कंप्लीट प्रोडक्शन करते हैं। आप, मेरे पास ये पेन है, इस पेन को कल को मैं एग्जांपल दूं कि ये पेन मैं घर पे बनाऊं, इसका प्लास्टिक लेके आऊं, इसको बनाऊं, इसकी निब बनाऊं, इसके लोहे के साथ इसकी निब बनाऊं, फिर इसके अंदर शाही डालूं, फिर इसके तीनों पुर्जे बनाऊं, इसकी प्रोसेस, इसकी मशीनिंग, इसकी मोल्डिंग, इसमें कितना खर्चा आएगा। लेकिन ये पेन आपको बाजार से 5 रुपए का मिलता है कि नहीं मिलता? क्यों? क्योंकि बाजार में इसकी मास प्रोडक्शन होती है। आप सुई खरीदें तो सुई भी आप घर में बनाएंगे तो घर में नहीं बना सकते। तो आपका ये प्रोपोगेंडा कि हम इसको घर में बनाएंगे, आधा किलो का आप बनाकर देख लीजिए, तो आधा किलो का महंगा पड़ेगा। आप रिटेल मूल्य पर दूध खरीदेंगे तो महंगा पड़ेगा, लेकिन जब आप बल्क में काम करेंगे तो वो उतना महंगा पड़ने वाला नहीं है। अब अगली बात आपने की कि पतंजलि ये लिखती है कि देसी गाय का घी नहीं लिखकर गाय का देसी घी लिखती है। बिल्कुल पतंजलि ठीक लिखती है। देखिए, आज भी देश के अंदर लगभग 14 करोड़ गायें हैं। ये सरकार का एनिमल हस्बेंड्री का जो डिपार्टमेंट है वो कहता है, इन 14 करोड़ गायों में से आप लगभग 60% गायों को दूध देने वाली मान लीजिए, उसमें से भी कुछ ऐसी होंगी जो कुछ बीमार बूढ़ी होंगी। 60-65% गायें ऐसी हैं जो दूध देने वाली है, उसमें से भी कुछ ऐसी होंगी जिनका अभी सीजन है, कि जिनका अभी सीजन नहीं है। तो उसमें भी अगर देखा जाए तो अगर 3 लीटर प्रतिदिन की भी हम माने तो 18 करोड़ लीटर प्रतिदिन दुग्ध का उत्पादन होता है। और देश के अंदर अभी भी, आज यदि भारत की बात करें तो भारत के अंदर, भारत का वातावरण ऐसा है, इसमें आप अमेरिका की जर्सी होलेस्टियन फ्रीजन गाय को लाकर छोड़ देंगे तो वो प्योर जर्सी होलेस्टियन फ्रोजन गाय यहां पर सरवाइव नहीं कर सकती। यहां पर गर्मी इतनी है कि वो मर जाएगी। तो भारत के अंदर अभी सारी गायें देसी गायें नहीं है, और सारी गायें प्योर विलायती गायें भी नहीं है। गायें ऐसी हैं जिसमें देसी गायें भी हैं, राजस्थान के कुछ हिस्से में, गुजरात के हिस्से में, महाराष्ट्र के हिस्से में, हरियाणा के घरों में लोगों ने देसी गायें रखी हुई हैं। लेकिन कुछ गायें ऐसी हैं जिनकी क्रॉस ब्रीडिंग होने से जिनकी नस्ल खराब हो चुकी है। इस नस्ल को सुधार करने का काम भी पतंजलि कर रहा है। और पतंजलि जो दूध खरीदता है सीकर से, बीकानेर से, चूरू से, झुंझुनू से, यहां से जो दूध खरीदता है वो दूध
देसी गायों का दूध खरीदा जाता है, उसी को वरीयता दी जाती है। और घी बनाते हुए भी हम जो क्रीम खरीदते हैं, जो काऊ बटर खरीदते हैं, वो वरीयता उसी को दी जाती है जहां पर देसी गाय होती है। लेकिन क्योंकि देसी गाय का है या नहीं है ये सुनिश्चित करने के लिए पैरामीटर नहीं है, वो गाय का है ये तो हम लैब में टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन देसी का है या नहीं है वो टेस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए पतंजलि ने उसके ऊपर लिखा है गाय का शुद्ध घी, देसी गाय का नहीं। क्योंकि पतंजलि का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है, पतंजलि का उद्देश्य व्यापार करना नहीं है। पतंजलि देश की 12 लाख कंपनियों में से एक ऐसी कंपनी है जिसका संकल्प है कि हम जो कमाएंगे वो केवल और केवल चैरिटी में लगाएंगे। हमारा किसी भी पतंजलि के अंदर जो शेयर हैं वो किसी व्यक्ति के, किसी परिवार के नहीं है, वो पतंजलि के अंदर देश के 135 करोड़ लोग शेयर होल्डर हैं। अकेली ऐसी कंपनी है 12 लाख में जो 100% प्रॉफिट से चैरिटी करती है। पतंजलि का संकल्प है कि हमें गौ माता को बचाना है। पतंजलि ने दूध उपलब्ध करवाया और देसी गाय को बचाने के लिए आने वाले समय में पतंजलि ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट बना रही है जिसमें देसी गाय की नस्ल सुधार के लिए उसको क्रॉस नहीं करवाना पड़ेगा। अच्छी नस्ल की देसी गाय और बैल के अंडाणु और बीजाणु को लेकर उसको लैब में उसका भ्रूण बनाकर उस भ्रूण के ट्रांसप्लांट को, उसके भ्रूण को ही सीधा देसी गाय की कोख में ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा, जिससे अच्छी नस्ल की अगली पीढ़ी पैदा होगी, अच्छी नस्ल की गाय पैदा होंगी। तो नस्ल सुधार का काम हो रहा है। उत्तरकाशी के ऐसे बहुत से गांव हैं जहां से गोमूत्र किसान पैदा करते हैं, उस गोमूत्र को खरीदकर दूध वो किसान पीते हैं, उस गाय के गोमूत्र को, देसी गाय के गोमूत्र को, जो पहाड़ की गायें जो जड़ी बूटियां खाती हैं, उस गोमूत्र को देश व विदेश में पतंजलि उपलब्ध करवाता है। ऐसी बहुत सी गौशालाएं हैं मध्य प्रदेश की, हरियाणा की, उत्तराखंड की, जिनको पतंजलि ने गोद लिया है। दूध गौशाला के आसपास के लोगों को उपलब्ध करवाया जाता है और ऐसी बूढ़ी लाचार गौमाता जो दूध नहीं दे सकती, उन गौमाता के गोमूत्र को लेकर पतंजलि ने सबसे पहली बार फिनाइल बनाने का काम किया है, गोनाइल के नाम से, जिसके अंदर कोई जहर नहीं है, जिसके अंदर केवल यूकलिप्टिस का तेल है और इसके साथ साथ गोमूत्र है। और गोमूत्र के साथ घर की स्वच्छता के लिए आज सब लोग गोबर से लीप नहीं सकते, तो उनको उनकी सहूलियत के साथ फिनाइल उपलब्ध करवाया है, जिससे गोमाता को स्वावलंबन मिला है। तो पतंजलि देश के चारों हिस्सों में गोपीठ स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है। और पतंजलि जो गोरक्षा का काम कर रहा है, उसके गाय के मूत्र से सबसे पहले सोना खोजने का काम भी पतंजलि के द्वारा किया गया था। तो ये गाय के विषय में, देसी गाय। और देखिए आज जो उपलब्ध गौमाता है, हमें उस गौमाता की रक्षा करनी है, उसी से नस्ल सुधार करना है। उससे नस्ल सुधार होगा तो हमारी नस्लें सुधार होती होती जैसे बिगड़ी हैं, वैसे ही हमें नस्ल को सुधार भी करना है। और नस्ल सुधार करने का भी इस देश में जो बड़ा काम कर रही है वो पतंजलि कर रही है। सरकारें उस काम को नहीं कर सकती, छोटी संस्थाएं उस काम को नहीं कर सकती। वो सब लोग जो इसमें योगदान दे रहे हैं उनका हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन इसके लिए सबको लगना होगा और इसके लिए बड़ी संस्थाओं को आगे आना होगा। आज आपने एक और सवाल उठाया, आपने कहा कि मलेशिया से, दूसरे देशों से बटर ऑयल का इंपोर्ट करके उस बटर ऑयल का जो 120 रुपए किलो होता है उससे गाय का घी बनाया जाता है। तो आपकी ये बात पूरी तरह से फर्जी और बेसलेस है। सबसे पहली बात तो बटर ऑयल जो विदेशों से आता है वो कोई मलेशिया से बटर ऑयल नहीं आता। नीदरलैंड नाम के कुछ देशों से पहले कभी बटर ऑयल आया है, तो उस बटर ऑयल के प्रयोग, उसकी एप्लीकेशन दूसरी हैं। बटर ऑयल अगर मैं 2019 के रेट की बात करूं तो आपने कहा कि 120 रुपए लीटर है। 2019 की ही मैं बात करूं तो बटर ऑयल का एवरेज रेट अगर वो यूरो में निकलता है, आप में से कोई भी भाई गूगल कर सकता है, तो बटर ऑयल का रेट जो 3.8017 यूरो एवरेज रहा, उसकी कैलकुलेशन करके, उसकी प्रोसेसिंग करके यदि आज कोई व्यक्ति घी बनाना चाहेगा तो वो घी कम से कम 550 से लेकर 600 रुपए लीटर, उसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। उस बटर ऑयल से घी प्रोसेस करके घी बनाएंगे तो उसके अंदर कुछ वेस्टेज होगी, तो ये सब करके करते हैं तो 550 से 600 रुपए उसकी कॉस्टिंग आएगी। तो बटर ऑयल से जो घी बनता है उसके अंदर ना वो फ्लेवर आता, ना वो टेस्ट आता जो पतंजलि के गाय के घी में है। तीसरी बात जो आपने कहा बटर ऑयल की, इस बात के बाद कि पहले क्या होता था, पहले गाय के बटर का और गाय के दूध का कोई अलग से मार्केट नहीं होती थी, अलग से रेट नहीं निकलता था। देसी गाय के दूध को सबसे पहले पैक करके उपलब्ध करवाने का काम पतंजलि ने किया। गाय के घी के नाम पर लोगों को गाय का घी नहीं मिलता था,
भैंस का या मिलावटी घी लोगों को खाना पड़ता था, और कुछ लोग जो ये कहते थे कि हम 2000 रुपए किलो गाय का घी उपलब्ध करवाते हैं, उसमें जो ईमानदार लोग काम कर रहे हैं हम उनका सम्मान करते हैं, मेहनत के साथ जो काम करें, लेकिन उसके नाम पर कुछ लोग धांधली करते थे। इसके साथ साथ जो लोग खरीदना चाहते थे उनको अवेलेबल नहीं हो पाता था, तो पतंजलि ने पूरे देश में मिलावटी घी की मार्केट को किल करके शुद्ध देसी गाय, खुद शुद्ध गाय के देसी घी की मार्केट को डेवलप करने का काम किया। और देखिए, जो जिम्मेदार व्यक्ति और संस्था है ना, आज कोई व्यक्ति XYZ व्यक्ति, मैं या मेरे जैसा, आप जैसा कोई व्यक्ति किसी भी दूध घी को पैक करके कह सकता है कि ये शुद्ध है, ये फला है, ये जड़ी बूटियों का है, लेकिन कोई बड़ा ब्रांड इस तरह की बातें नहीं कर सकता। इसलिए हमारा 99% घी, पतंजलि का 99% घी देसी गाय का है, लेकिन फिर भी वो लिखती इसलिए नहीं क्योंकि वो क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि गाय की नस्ल के अंदर संकर नस्ल बहुत आ गई है और उसको टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। तीसरी बात, आपने कहा कि पतंजलि का गाय का घी इतना सस्ता क्यों है। मैं आपको बता चुका हूं कि गाय के घी में, गाय के दूध में केवल घी नहीं निकलता, पनीर भी निकल सकता है, SNF निकलता है, मिल्क पाउडर निकलता है, उसकी लस्सी बनती है, उसकी छाछ बनती है, उसकी मिठाइयां भी बना सकते हैं। जो मावा बनता है, फैट निकालने के बाद भी मावा बन सकता है, उसकी मिठाइयां बन सकती हैं। सस्ता और महंगे की बात करें तो आज पतंजलि का दूध, पतंजलि का घी, पतंजलि के सारे प्रोडक्ट दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट से सस्ते हैं, लेकिन यदि तेल, सरसों का तेल और यदि घी की बात की जाए तो वो दूसरी कंपनियों से सस्ते नहीं हैं, महंगे हैं। मैं बात करूं अमूल का 200 ml का घी 105 रुपए का है, तो पतंजलि का 125 रुपए का है, 20 रुपए महंगा है, 16% महंगा है। 1 लीटर का पतंजलि का घी 565 रुपए का है, तो मधुसूदन का 1 लीटर का घी 505 रुपए का है। 11% पतंजलि महंगा है, सस्ता नहीं है पतंजलि, दूसरी कंपनियों से महंगा है, क्योंकि पतंजलि ने क्वालिटी मेंटेन की है। आप दूसरी कोई चीज देखेंगे, साबुन देखेंगे, आप दूसरी चीजें देखेंगे, भस्में देखेंगे, उत्पाद देखेंगे, शहद देखेंगे, वो सस्ते हैं, लेकिन घी और तेल, सरसों का तेल और पतंजलि का घी महंगा है। इसीलिए है क्योंकि पतंजलि अपनी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करती, लेकिन पतंजलि का सिद्धांत है वो अपना मुनाफा 2 से लेकर 5% के बीच में रखती है। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को भी गाय के घी और सरसों के तेल के ऊपर मार्जिन दूसरी चीजों से काफी कम मिलता है, इसलिए वो महंगा बहुत ज्यादा नहीं है। तो इतना होने के बाद भी पतंजलि अपना मार्जिन 2-2 गुना, 3-3 गुना करके नहीं लेती। उसने कॉस्ट कैलकुलेशन की, कॉस्ट कैलकुलेशन करने के बाद दूध की क्रीम का प्रयोग किया, दूध से पाउडर बनाया, पनीर बनाया, दही बनाया, छाछ बनाया, लस्सी बनाई, फ्लेवर्ड मिल्क बनाया, उससे मिठाई बनाई, और ये बनाने के बाद जो कॉस्टिंग आई उसको कैलकुलेट करके किया है। यदि व्यापार करना होता तो इसी घी को आज पतंजलि और पूज्य स्वामी रामदेव इतना बड़ा ब्रांड है कि वो अपने घी को 1000 रुपए लीटर भी बेचें तो लोग खरीद लेंगे, लेकिन 2, 5, 10% से ज्यादा मुनाफा लेना हमारे वेद में, हमारे शास्त्रों में वो व्यापार नहीं कहा गया है, उसको अत्याचार कहा गया है, उसको व्याभिचार कहा गया है। तो पतंजलि क्योंकि उपकार करती है, परोपकार करती है, इसलिए वो ऐसा नहीं करते। 500 ml की मैं बात करूं तो 500 ml पतंजलि का 295 रुपए का है, अमूल का 265 रुपए का है, 30 रुपए महंगा है, 10% महंगा है। 200 ml की मैं बात करूं तो 200 ml का अमूल का 16% महंगा है, आनंदा का भी 16%, पतंजलि का आनंदा से 16% महंगा है। मतलब घी पतंजलि का महंगा है, दूसरी कंपनियों का सस्ता है। अब मैं अगली बात करता हूं, पतंजलि का सस्ता नहीं है। पतंजलि का सस्ता होने के बाद आज हम यदि बात करें तो आज दूध कहां से आता है, आपके मन में एक सवाल आएगा। देखिए, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो रूटीन में दूध पीने का आदी नहीं है, दूध नहीं पीता, रूटीन में बहुत ज्यादा घी नहीं खाते। वो दूध का प्रोडक्शन तो करते हैं, कुछ प्रोडक्ट दही का, छाछ का प्रयोग करते हैं, लेकिन दूध का प्रयोग हरियाणा की तरह नहीं करते। वहां पर जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है उससे फैट निकाली जाती है, क्रीम निकाली जाती है, काऊ बटर निकाला जाता है। वो काऊ बटर निकालकर सोसाइटीज अपने पास रखती हैं, छाछ, दही, पनीर बनाकर, टोन्ड मिल्क, स्किम्ड मिल्क पाउडर बनाकर, मिठाइयां बनाकर वहां पर प्रयोग की जाती हैं। वहां पर भी कोई कमी नहीं होती, और वो मिल्क की क्रीम नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम की एक पूरी संस्था बनी हुई है, आप चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं। इसके ऊपर ऑक्शन होती है कि किस डेयरी के पास कितना बटर है, काऊ बटर, उसकी क्वालिटी पूरी अप्रूव होती है, उस क्वालिटी और उस
क्वांटिटी के बाद ऑक्शन होती है और ऑक्शन के बाद उसका रेट तय होता है। और यह सब करने का काम कौन करती है? सरकार करती है। तो मैंने आपको बताया है कि अमूल 25 से 30 लाख लीटर प्रतिदिन मिल्क का कलेक्शन करता है। कर्नाटक कोऑपरेटिव डेयरी वो रोज 22 लाख लीटर दूध का प्रोडक्शन करती है, दूध का कलेक्शन करती है। हिमाचल प्रदेश 1 लाख लीटर, छत्तीसगढ़ जैसा छोटा सा प्रांत भी 82,000 लीटर, 82,000 से लेकर 94,000 लीटर प्रतिदिन कलेक्शन करता है। तो यहां से आता है 14 करोड़ गायें भारत में अभी भी है। और आपने दूसरी बात की कि पतंजलि ये गड़बड़ करती है, और गड़बड़ करने के बाद आपने तो ऐसी बात की कि जैसे आज भारत के अंदर कोई सरकार नाम की, कोई लैब नाम की चीज ना होती। अब आगे हम बात करें तो दूध इन सारी कोऑपरेटिव, सरकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी से पतंजलि खरीदती है। लगभग जो परचेजिंग होती है वो डायरेक्ट किसान से होती है, कुछ चिलिंग सेंटर से होती है, और 90% से अधिक जो खरीद होती है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का संचालन कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर लैब किसके अंडर में होती है, उसकी क्वालिटी किसके अंडर में होती है? स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो एक उच्च अधिकारी आईएएस ऑफिसर लगाया जाता है उनके अंडर में होती है। और सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जितना मुनाफा होता है, अमूल जितना मुनाफा प्राप्त करती है उसको अपने किसानों के अंदर बांट देती है। इस सिद्धांत के ऊपर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती है। और भारत के अंदर आप कुछ भी ब्रांड बनाना चाहें, उसको पैक करना चाहें, तो आपको एफएसएसआई का लाइसेंस लेना पड़ेगा भारत सरकार में। एफएसएसआई की साइट पर आप चले जाइए, गाय के घी के बारे में, दूध के बारे में, पाउडर के बारे में, दही के बारे में, छाछ के बारे में, हर खाने पीने की चीज के लिए पैरामीटर्स तय किए गए हैं। और पतंजलि जो गाय का घी बनाती है उसको एफएसएसआई से भी कड़े मापदंडों के ऊपर, हर स्टेज के ऊपर उसकी जांच की जाती है, उसके बाद ही उसको मार्केट में उतारा जाता है। पतंजलि जो काऊ बटर खरीदती है, उसको जहां से खरीदती है वो बहुत रिलायबल सोर्सेज होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, बहुत रेपुटेड जो लोग होते हैं, उनसे कड़े सिक्योरिटी के अंदर, कड़े पैरामीटर के अंदर खरीदा जाता है। जो हमारी सिक्योरिटी की गाड़ी वहां से बटर, काऊ बटर को कैरी करने के लिए आती है, उनके ऊपर ऑनलाइन डाटा लॉगिंग का सिस्टम होता है, उसका टेम्परेचर ऑनलाइन मेंटेन होता है। और कोई भी काऊ बटर का एक भी बैच यदि उसमें रत्ती भर भी गड़बड़ हो जाती है तो वो क्रीम, वो काऊ बटर वापस उसके सप्लायर को दे दी जाती है, उससे खरीदी नहीं जाती। पतंजलि के अंदर सबको पता है कि पतंजलि के अंदर 1% क्वालिटी के साथ समझौता नहीं हो सकता। और यहां पर हमारी लैब में जो जांच की जाती है, जैसे ही काऊ बटर आएगा तो जांच की जाएगी, अलग अलग स्टेज के ऊपर जांच की जाएगी, और पूरी तरह से सुनिश्चित होने के बाद ही उसको मार्केट में भेजा जाता है। आज भारत में, भारत की गाय का घी ऐसा है जो यूके के अंदर लंदन के स्टोर में बिकता है। मैं आपको फोटो और वीडियो कल उपलब्ध करवाऊंगा कि लंदन के स्टोर में लोग लाइन लगाकर भारत के पतंजलि के गाय के घी को खरीदते हैं। यूएसए के अंदर गाय का घी बिकता है। ये उन देशों की बात मैं कर रहा हूं जहां की फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी के पैरामीटर्स बहुत कड़े हैं, जहां पर ऐसे ही कोई नहीं बेच सकता, तो वहां पर ये बेच सकती है। इस व्यक्ति के बारे में जिसने यह वीडियो बनाया है उसको लीगल नोटिस भेजा जा रहा है। पतंजलि का उद्देश्य कोई मुनाफा कमाना नहीं है, पतंजलि का उद्देश्य केवल चैरिटी करना है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक फर्जी रिपोर्ट आई लखनऊ की लैब की। उस फर्जी रिपोर्ट में पतंजलि के गाय के घी के एक सैंपल में जो अनसील सैंपल दिया गया था, उस अनसील सैंपल की रिपोर्ट को फोटोशॉप करके वायरल किया गया कि ये घी तो नकली है। लैब के ऊपर कार्रवाई की गई और वो पर्दाफाश भी हुआ था। उसकी रिपोर्ट भी हम आपको यहां स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए असली रिपोर्ट कौन सी है और नकली कौन सी वायरल की गई। तो ये पतंजलि के स्वदेशी अभियान को रोकने के लिए, पतंजलि से जो जलने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिनको दिक्कत है, उस असुर गैंग के लोगों ने यह काम किया है। पतंजलि एक ऐसी संस्था है जिसका 100% उद्देश्य केवल उपकार करना है, केवल भारतीय संस्कृति को बचाना है। पहले योग को घर घर में पहुंचाया, फिर आयुर्वेद को घर घर में पहुंचाया, उसके बाद स्वदेशी का बड़ा अभियान चलाया, सत्ता परिवर्तन का आंदोलन किया, और अभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ एक ऐसे संत ने, एक ऐसे स्वामी ने, एक ऐसे सन्यासी ने मोर्चा खोला हुआ है जो जमीन पर सोता है, 2 कपड़े पहनता है, जिसके कपड़ों में कोई जेब नहीं है, जो केवल लंगोटी में रहता है, थोड़ा सा दूध पीता है, और गोमाता का दूध पीकर वो दंड लगाकर पूरे देश के सैकड़ों करोड़ लोगों को और पूरी दुनिया के 200 देशों के अंदर जिसने योग को पहुंचाया है। तो ऐसे संत के ऊपर आरोप लगाना, मुझे लगता है इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। और यदि वो आरोप लगाने वाले ने संत का वेश धरा है तो हम उसको संत कैसे माने, उसके बारे में तो जांच करने का विषय है।
पतंजलि की लीगल टीम ने उसके ऊपर केस कर दिया है। उसका यूट्यूब का वीडियो भी जाएगा और लिखित में आप देखेंगे कि वो माफी मांगता हुआ भी दिखाई देगा, क्योंकि पतंजलि का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है। और एक बात और, आप पतंजलि के घी को 200 ग्राम के कोई पैकेट खरीदिए, 500 ग्राम का खरीदिए, 1 लीटर का खरीदिए, किसी भी लैब में, ऐसी प्राइवेट लैब जो रेपुटेड है, जो पैरामीटर्स का पालन करती है, स्टैंडर्ड की लैब में आप चले जाइए, वहां जाकर आप उसको टेस्ट करवा लीजिए। सीलबंद पैकेट को आप टेस्ट करवाएंगे तो उसके अंदर किसी भी प्रकार से हम दावा करते हैं कि आप एक भी कमी निकाल कर दिखा दीजिए, क्योंकि पतंजलि दूध, घी और सरसों का तेल और खाद्य पदार्थ डंके की चौक पर उपलब्ध करवाती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य कोई व्यापार करना नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल परोपकार करना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस वीडियो को सारे लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के, देशद्रोही व्यक्तियों के, असुर गैंग के व्यक्तियों के, जो भगवा से नफरत करते हैं, जो भारतीय संस्कृति से नफरत करते हैं, उनके षड्यंत्र को हम एक्सपोज कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दीजिए। नेगेटिव चीजें खूब शेयर होती हैं, लेकिन पॉजिटिव चीजें शेयर नहीं हो पाती। एक देशद्रोही व्यक्ति का वीडियो 2 मिनट का लाखों लोगों ने शेयर किया। हमें अपने देश की अच्छी चीजों को शेयर करना है ताकि हमें शुद्ध उत्पाद मिले, हमारा भारत विश्व गुरु भारत बने, योग, आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति घर घर तक पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।